नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो लास्ट पार्ट होगा और जो हमारे आगे के जो सेक्टर्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस नहीं करे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में ये कहा गया है कि एमएसएमईज जो है हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो वृद्धि दर है यानी कि जो उनका इंक्रीजिंग राइजिंग रेट है वो 30% है फ्रॉम जनवरी 2022। ठीक है, अब जब एमएसएमईज की बात आ रही है तो लेटेस्ट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। ये पीआईबी की रिपोर्ट है 7 अगस्त 2023 की, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक डेटा दिया है कि 2021-22 में जो जीवीए ग्रोथ हुई है एमएसएमई में वो है 29.2%। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू जो ऐड की है एमएसएमई में वो 29.2% है। Similarly, the share of MSME manufacturing output in all India manufacturing output during year 21-22 was 36.2%। ठीक है, तो आपको एक रफ फिगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो MSME का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट शेयर है वो 36.2% है। ये डेटा याद रखना है बस। एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, the share of export of MSME specified products in all India exports during the year was 43.6% during financial year 2022 and 23। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो MSME का एक्सपोर्ट आउटपुट था वो 43.6 था। आपको याद रखना है कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ ड्रॉप्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक संकट का विषय है, यानी कि अगर 2021 में इट वाज 49.4 देन इट ड्रॉप टू 45% एंड फाइनली इन 2022 इट वाज अराउंड 43.6। तो ये देखिए, ये किसकी रिपोर्ट है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो वी कैन टोटली रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट। और जो डेटा कह रहा है एज ऑन 2/8/2023 यानी कि 2 अगस्त 2023 का जो डेटा है अकॉर्डिंग टू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉय हैं एमएसएमई में वो है 12,36,15,681। ठीक है, तो अराउंड 12 करोड़ लोग एमएसएमई में एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, बस ये डेटा याद रख लीजिए। और फिर एक बात बोली है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। देयर इज़ 3 टाइम्स इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। किसमें, कौन से ईयर में? 2019 से 2022, यानी इन 4 सालों में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है वो बहुत बढ़ चुका है। एक और फैक्ट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत है हमारा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन देयर इज़ इंक्रीज इन एफडीआई इन फार्मेसी के क्षेत्र में भारत में एफडीआई इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। एफडीआई को मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में डिस्कस किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एफडीआई समझते होंगे। फिर देन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स बताया गया है। मैं आपको मेनली 2 सेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। दैट इज़ जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है वो 30% के साथ, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर का है, दैट इज़ अराउंड 30%। एंड फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.3% के साथ सेकंड नंबर में है। फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17.3 के साथ सेकंड नंबर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। तो एक बारी पीएम विश्वकर्मा योजना को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय किया गया है। यह योजना मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ 16 अगस्त 2023 को पारित किया गया। पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान दी जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख पहली किस्त और 2 लाख दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता, यानी कि इसमें एक लोन दिया जाएगा 5% की रियायती यानी कि छूट दी जाएगी 1 लाख तक के ऋण में और 2 लाख तक की दूसरी किस्त में। ठीक है, कौशल उन्नयन टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करने की योजना।
पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार में कौन से व्यापार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आए हैं। वो है सुतार, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और औजार निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, राजमिस्त्री, झाड़ू टोकरी चटाई बुनकर, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, चर्मकार, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। क्वेश्चन बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इन चारों जो भी आपको ये बताए गए हैं, इनको एक बार देख लो, ठीक है। वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नहीं आता है। इस योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा, जिस पर रियायती ब्याज अधिकतम 5% दे होगा। व्यवसाय को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी। साथ ही कारीगरों को डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन और मार्केट सपोर्ट दिया जाएगा। सरकारी बयान के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान कर मान्यता भी दी जाएगी और पहचान पत्र भी दिया जाएगा। अब ये कुछ एफडीआई रिलेटेड डेटा है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 23 सालों में देखा गया है कि जो एफडीआई इनफ्लो है कंट्री में, हमारे देश में, वो बहुत बड़ा है और ये 919 बिलियन डॉलर हो चुका है। सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे भारत देश में मॉरिशस से आती है, जो कि हमारे टोटल एफडीआई का 26% है। फिर सिंगापुर, फिर यूएसए और फिर नीदरलैंड्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। टॉप 5 सेक्टर्स रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आर सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज में कौन कौन से? फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंस, बिजनेस, आउटसोर्सिंग एट्सेट्रा। देन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और ट्रेडिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो कौन से सेक्टर में होता है, तो वो है सेवा क्षेत्र। फिर टॉप 5 स्टेट्स रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ठीक है। तो आप पहले के 3 याद रख लीजिए। और क्वेश्चन में से मेरे को लगता है कि पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी कौन से राज्य में होती है, तो वो महाराष्ट्र में है 19% के साथ। फिर एफडीआई से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि एफडीआई कौन कौन से सेक्टर में नहीं हो सकती। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर्स, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं हो सकती, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, शिरूर, सिगारिलोस एंड सिगरेट्स और टोबैको और ऑफ टोबैको सब्सटीट्यूट्स। देन एक्टिविटीज़ सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस। इन सब में भी एफडीआई इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। अब एफडीआई से ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। तो एफडीआई ऑटो, इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि कितनी एफडीआई अलाउड है, मतलब 100% अलाउड है या फिर 60% अलाउड है या 50% अलाउड है। तो परसेंटेज पूछा जाता है। तो आप ये देख लीजिए, एक हल्की सी नज़र मार लीजिए। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज में 100% अलाउड है, एयरपोर्ट्स में 100%, देन ऑटो कंपोनेंट्स में 100%, ऑटोमोबाइल्स में भी 100% एफडीआई इज़ अलाउड। देन बायोटेक्नोलॉजी में भी 100%, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विसेज में 100%, ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सर्विसेज में भी 100%, कैपिटल गुड्स में 100%, फिर कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग में भी 100%, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल में 100%, केमिकल्स में 100%, कोल एंड लिग्नाइट में 100%। ये सारी जो है, एक बारी आप इन सबको नोट कर लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, आईटी एंड बीपीएम, लेदर, मेडिकल डिवाइसेस, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओर्स एंड अदर सर्विसेज अंडर सिविल एविएशन सेक्टर, जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इन सब में 100% अलाउड है। जो याद रखना है आपको, देखिए, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, वहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ओनली 49% ही अलाउड है। तो दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। बाकी सब तो 100% था, आपको बस ये याद रखना है जहाँ पे नहीं है। टेलीकॉम सर्विसेज में, क्योंकि अभी 6G की बात चल रही है, 5G आ गया है, तो 100% टेलीकॉम सर्विस में भी अलाउड है।
देन गवर्नमेंट रूट के थ्रू, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट रूट में के थ्रू जो आते हैं उसमें कितनी कितनी एफडीआई अलाउड है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट रूट के थ्रू ओनली 49% एफडीआई इज़ अलाउड। फिर डिजिटल मीडिया में 26%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में डिजिटल भारत की हम बात करते हैं और डिजिटल लीक्स, डेटा लीक्स की हम आए दिन न्यूज़ सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग में 100%, फूड प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली बात है, सिंपल। देन मल्टी ब्रांड रिटेल एंड ट्रेडिंग में 51%, ठीक है। प्रिंट मीडिया में 100%। ये थोड़ा मुद्दे का इशू है। कई बार न्यूज़ आती है कि हमारे जो प्रिंट मीडिया हैं, हमारे देश के कुछ प्रिंट मीडिया बाहर से फंडिंग लेते हैं, और रिसेंटली सरकार ने कुछ जांच भी बिठाई थी, तो इसको चलते सरकार कुछ सोच रही है। तो अभी जो एफडीआई इनफ्लो है इन प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल मैगजीन्स, स्पेशलिटी जर्नल्स, पीरियोडिकल्स एंड फैसिमल एडिशन ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर, इन सब में 100% अलाउड है, ठीक है। प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स और इंडियन एडिशंस ऑफ फॉरेन मैगजीन्स, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, देखो, इंडियन एडिशन ऑफ फॉरेन मैगजीन डीलिंग विद न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। अगर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 26% है। देखिए, दो अलग बातें हैं, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करिएगा। प्रिंट मीडिया अगर हम बोलते हैं साइंटिफिक जर्नल्स, या फिर जहाँ पे टेक्निकल मैगजीन्स की बातें करें, या फिर साइंटिफिक जर्नल्स की बात करें, या फिर किसी फॉरेन न्यूज़पेपर का फैसिमिल यानी कि फ़ोटोकॉपी है यानी कि, तो वहाँ पे 100% एफडीआई इज़ अलाउड। मगर प्रिंट मीडिया, ऐसे प्रिंट मीडिया की बात करें जहाँ पे न्यूज़ और करंट अफेयर्स की बात हो, तो वहाँ पे ओनली 26% एफडीआई इज़ अलाउड, ठीक है। फिर एफडीआई जहाँ पे गवर्नमेंट और ऑटोमेटिक रूट दोनों होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ऑटोमेटिक रूट 49% तक तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके आगे अगर लेना है एफडीआई, मतलब अपना हिस्सेदारी बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी इन ब्राउन फील्ड मतलब जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हमारे बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, तो अगर 74% तक तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आपको हिस्सेदारी लेनी है तो गवर्नमेंट के थ्रू लेनी ही पड़ेगी। लाइक सिर्फ डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हम पूरा किसी को भी नहीं दे सकते, तो 74% है। सिमिलरली हेल्थ केयर 74%, फार्मास्यूटिकल्स ब्राउन फील्ड पुराने वाले 74%।